जय हिंद साथियों। देखिए, आपका बिहार स्टेट 2025 का आपका एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपका ये जो एग्ज़ाम है वो आपका 14 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक चलने वाली है। तो लगभग आपका ये 1 महीने तक आपका एग्ज़ाम होंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार स्टेट के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हम आपको पता होगा कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपका 120 क्वेश्चन तो आपके, सॉरी 120 नहीं, 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन तो आपके विषय से रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से रहते हैं, ठीक है। तो जो 50 नंबर का आपका कॉमन जो है वो सभी विषय में आपका रहता है कॉमन, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, यानी इसमें मैथ भी रहता है, कुछ कुछ रीजनिंग भी रहता है। तो उसी 50 नंबर वाले का हम सेट आपको करवाएंगे जो सभी को काम आ जाए, ठीक है। चाहे आपका कुछ भी विषय है तो ये सभी में आपको काम आ जाएगा। 50 नंबर का जो शिक्षण कला और अन्य दक्षता का क्वेश्चन होता है तो उसी का हम सेट करवाएंगे। तो चलिए हम इसका पहला सेट देखते हैं। आपका इसका पहला क्वेश्चन आपका है कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आप यदि सेटेट की तैयारी किए होंगे तो उस समय आप पढ़े होंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था कौन, जीन पियाजे ने, ठीक है। इसमें 4 स्टेज बताया था, आपको याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कर है कि मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है। तो पहला देखिए क्या है, छात्रों को सीखने के लिए पूरे अवसर प्रदान करना। बिल्कुल, छात्रों को जब तक हम अवसर प्रदान नहीं करेंगे तब तक इसका विकास नहीं हो पाएगा। तो छात्रों को पूरी तरह से यानी अवसर प्रदान करना पहला सही है। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी मानसिक विकास भी हो पाएगा, ये भी सही है। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना। व्यक्तिगत भेद की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो, इसमें कहने का मतलब ये हुआ था ऑप्शन सी में, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए, यानी देखो कोई स्टूडेंट कमज़ोर होता है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से व्यवस्था करनी चाहिए यदि उसका मानसिक विकास आप चाहते हैं तो, ठीक है। इसलिए ये भी आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, कर विद्यालय का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये में है छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चरित्र विकास पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ इसका मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, सांस्कृतिक बारे में भी जानते हैं और सबसे बड़ी बात, संस्कार जो सीखते हैं वो घर के अलावा विद्यालय में भी सीखते हैं, ठीक है। जो शिक्षक आपका संस्कार सिखाते हैं बच्चा को वो जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा इसमें, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होने चाहिए। अगर छात्रों में नैतिक गुण के विकास करना है तो अध्यापक में किस तरह का गुण होना चाहिए। एक कठोर प्रशासक ना कठोर नहीं होना चाहिए, एक योग्य अध्यापक के गुण, एक योग्य अध्यापक के गुण ये होना चाहिए, एक राजनेता के गुण ना, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण। तो आपका ना ऑप्शन बी ही ज़्यादा सही है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका ज़्यादा सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, ये देखते हैं। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, सही है। शिक्षक छात्रों से निकट संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, ये भी सही है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, यानी किस बच्चे
के लिए क्या डिमांडिंग होना चाहिए, उसका क्या डिमांड है, वो यदि शिक्षक समझ जाए तो आप यानी बच्चे में अच्छे से सुधार ला सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कर रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ए में है कि इसका प्रयोग वह दूसरे को प्रभावित करने के लिए करता है, इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर न, ये तो नहीं होगा। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपका 7 है। क्वेश्चन कह रहा है आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि। आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि छात्रों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यानी आजकल जैसा शिक्षा की प्रकृति है उसमें कह रहा है छात्रों के विकास का वृद्धि का यदि मूल्यांकन करना है तो उनके व्यवहार से कीजिए, न कि उनके एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं उनसे कीजिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि पढ़ने में बहुत तेज रहता है लेकिन उसके पास संस्कार नहीं रहता है। ठीक है, तो वैसा पढ़ाई का क्या महत्व है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं छात्रों के विकास का वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार से कीजिए। ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि फ्राइड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, तो ये आपका होगा ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो फ्राइड कौन सा सिद्धांत दिए हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। ये कहते हैं कि बचपन के अनुभव और इच्छाएं मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है। ठीक है, आपका अगला है कर आपका कि आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। आपके विचार में चिंतन शक्ति आप विकसित कैसे करेंगे, इसका क्या उपाय हो सकता है, ये आपको बताना है। पहला है कि छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, यानी पहले समस्या देंगे उसका समाधान कहेंगे खोजो, तो चिंतन शक्ति जरूर बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। छात्रों की खोज ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ये भी सही है। देखिए छात्रों को खोज करने के जब कार्य दिया जाएगा ना तो चिंतन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, सी में छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकसित किया जाए। बिल्कुल, छात्र को कहेंगे खुद से अध्ययन कीजिए, खुद से खोज कीजिए, तब क्या होगा उसमें चिंतन बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है। कर आपका आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंकलन का उद्देश्य क्या है, आंकलन हम बच्चों का क्यों करते हैं, ये बताइए। बच्चों का हम आंकलन क्यों करते हैं, इसका होगा ऑप्शन सी अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, यानी जो पढ़ाया गया है उसमें आप कितना सीखे हैं उसका पुष्टि देने के लिए ही हम आंकलन करते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन करे कि पास पड़ोस एवं मित्र बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं। बालक के समाजीकरण में कह रहा है आपका आस पड़ोस के लोग और मित्र कैसे सहयोगी होते हैं, बालक के समाजीकरण में कैसे सहयोगी होते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या होगा, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, जो आपका आस पड़ोस से आप देखेंगे बच्चा, देखिए बच्चा जो है वो आपसे सीखते हैं, आपके घर में जो भी माहौल है उससे सीखते हैं, और जो आपके आस पड़ोस के लोग रहते हैं ना इसके व्यवहार से भी सीखते हैं। अब देखना बच्चा जिस परिवेश में रहते हैं उसी तरह से वो ढल जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर आपका कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था, तो देखो ये आपका हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 में किसने किया था, तो अल्फ्रेड बीने ने, नाम इसका है अल्फ्रेड बीने ने इसकी खोज की थी। कब,
तो 1905 में, ठीक है, 1905 में इसके खोज किया, ठीक है। जबकि आपको पता होगा अभी जो हम है बुद्धि परीक्षण किससे करते हैं, आईक्यू लेवल से, हाँ आप सुने होंगे आईक्यू, ठीक है, आईक्यू लेवल से चेक करते हैं। तो आईक्यू लेवल की खोज किसने किया है, तो उसके बाद खोज हुआ है 1912 में, ठीक है, 1912 में आईक्यू लेवल की खोज हुआ है, ठीक है। इसका खोज क्या था, विलियम स्टर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कर रहा है छात्रों में खेल कूद के प्रति रुचि का विकास अधिक संभव है यदि, कर छात्रों में खेल कूद के प्रति रुचि हम कैसे बढ़ाएंगे। ये तो देखो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक है। विद्यालय में खेल कूद के उचित अवसर दिया जाए, खेल के समय छात्रों को फल आदि बांटा जाए, माता पिता का उनके प्रति उचित दृष्टिकोण हो, बच्चे में उचित माध्यम से खेल के प्रति रुचि का विकसित किया जाए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा कि विद्यालय में खेल कूद के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाए। जब तक हम अवसर नहीं देंगे तब तक बच्चा को उसके प्रति रुचि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है, करा विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है। विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है। देखो फिलहाल की बात करें तो आपको विद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य कैसा है उसका भी जांच करने का जो फर्ज है वो शिक्षक को ही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये डी होगा, यह विद्यालय का दायित्व है, यह विद्यालय का दायित्व है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन है कि कोई छात्र गणित में कमजोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करेंगे। देखो ये सभी क्वेश्चन कॉमन सेंस को होता है। आप इसके लिए कोई जगह क्लास करने के लिए किसी टीचर के पास जाएगा, कोर्स लेने जाएगा तो ये बेवकूफ़ है। इसके लिए यदि कोई स्टूडेंट जा रहा है कोर्स लेने के लिए, क्लास करने के लिए, तब बड़ा बेवकूफ़ है, ठीक है। उसको जितना प्रैक्टिस आप करेंगे ना उतना आपको बनेगा, ठीक है। हालांकि ये सभी क्वेश्चन कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन होता है, भले आप ये पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है। देखो क्वेश्चन कर रहा है कोई छात्र गणित में कमजोर है तो आप उसको कैसे सहायता करेंगे। आप बताओ कैसे सहायता करेंगे उसको। प्रधान अध्यापक से परामर्श लेंगे, उसके माता पिता से समुचित परामर्श लेंगे, छात्र से बात करके उसकी कठिनाई को जानेंगे और दूर करेंगे। आप देखो जब ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी देखो सबसे अच्छा कौन है, ऑप्शन सी है कि छात्रों से हम बात करेंगे, जो छात्र है उसी से हम बात करेंगे और उसकी कठिनाई को हम जानने के प्रयास करेंगे और उसे दूर करेंगे, तो वो सीख जाएगा गणित भी। यानी छात्र से ही बात करेंगे हम कि आप गणित में कमजोर क्यों है, आपको क्या नहीं आता, किस में परेशानी है, क्या चीज़ समझ में नहीं आता है, उसको हम जान लेंगे, उसके बाद उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन सी होगा। तो इसके लिए आपको क्लास करना होगा थोड़ी ना, नहीं कॉमन सेंस आपको कह देगा कि ऑप्शन सी होगा। तो इसी टाइप का ये सारा क्वेश्चन होता है। आपका देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि कक्षा में जब अधिकांश छात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्सुक हो तो, अब देखो कोई क्लास है उसमें कह रहा बहुत सारे छात्र हैं और उसमें से कुछ छात्र जो है अधिकांश छात्र वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्सुक है, यानी उसको ये उत्तर आता है, ठीक है। सॉरी, तो कह रहा है आप नाराज होंगे। क्यों नाराज होंगे भाई, खुश होना चाहिए कि आपका छात्र जो है वो प्रश्न का उत्तर देने को तैयार है। उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे, ये सही है। उनकी आतुरता को यानी वो उत्सुक जो है वो इसका मतलब उसको आता है इसलिए उत्सुक है, तो ये शुभ लक्षण मानेंगे, अच्छा मानेंगे, बिल्कुल सही है। यह देखेंगे कि कौन सा छात्र हाथ नहीं उठा रहे हैं, ये भी आपको देखना जरूरी है कि कौन सा छात्र जो है हाथ उठा नहीं रहे, यानी कौन सा छात्र जो उत्सुक नहीं है, इसका मतलब उस छात्र को नहीं आ रहा है, तब तो वो उत्सुक नहीं है। तो इसमें मेरा ना दो आंसर सही लग रहा है, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों सही लग रहा है। तो आपका ऑप्शन डी में है भी बी एंड सी दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि कक्षा में एक बच्चा अपंगता के कारण तिरस्कृत होता है और शिक्षक को उसे प्रेरित करने हेतु किस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करा है कि एक
एक क्लास में एक बच्चा जो है अपंगता यानी विकलांगता के कारण वो क्या तिरस्कृत होता है, यानी उसको लोग क्या करते हैं ना, यानी इसका आभास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो कह रहा इस केस में शिक्षक को इस छात्र को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? अब बताओ क्या करना चाहिए। पहला है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबंध जोड़ने की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता। अब बताइए इसमें क्या करना चाहिए शिक्षक को, इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा है कि आपका ऑप्शन सी हुआ, संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है, देखो अगला क्वेश्चन है, कर यदि प्रथम सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरा कार्य सीखना कठिन हो जाए तो यह स्थानांतरण कहलाता है। क्या कर रहा है? करे प्रथम सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप, यानी पहले कोई चीज सीखे उसके परिणाम का स्वरूप, यानी उसके परिणाम के आधार पर दूसरा कार्य सीखना यदि कठिन हो जाए तो यह स्थानांतरण क्या कहलाती है? तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह सकती है यह निगेटिव कहलाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, क्योंकि पहले तो हम सीखे उसके बाद जो हम सीख रहे तो और कठिन हो रहा है, इसका मतलब हम गलत सीखे। तो उस तरह से आप सोच सकते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस का ये भी क्वेश्चन है। आपका देखो अगला है, अगला कर आपका अभिप्रेरणा के संगठकों का सही क्रम कौन सा? अभिप्रेरणा के संगठनों का सही क्रम कौन सा है? देखो आपका ऑप्शन सी हुआ आवश्यकता, उसके बाद चालन, फिर प्रोत्साहन। आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन का 20 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रित शिक्षा क्रम यानी कॉमन कोर करिकुलम में सम्मिलित तत्व है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत कह रहा है कि शिक्षा में क्या शामिल किया गया था। तो पहला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, हाँ इसे भी शामिल किया था। संवैधानिक उत्तरदायित्व ये भी था, और राष्ट्रीय अस्मिता ये भी था। तो आपका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन का आपका विकास एवं अधिगम के बीच संबंध है। अब देखो कह रहा है विकास यानी डेवलपमेंट और अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है। अधिगम का अर्थ होता है पढ़ाई जो करते हैं उसी को अधिगम कहते हैं, ठीक है। लर्निंग को अधिगम कहते हैं। कर इसमें क्या संबंध है? विकास और अधिगम में क्या संबंध है? आपका विकास कब होगा? जब आप पढ़ेंगे। क्या ऐसे भी विकास होगा? तो कहेगा ऐसे भी विकास होता है, हाँ होता है। अब देखो करे कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास और अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, अधिगम की दर विकास की दर से अधिक होती है। अब बताओ, आप ही बताओ इसमें आंसर होगा क्या? देखो एक चीज बताओ, आप पढ़ेंगे तभी तो आपका विकास होगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपका विकास होगा। अब कहेगा सर जो मूर्ख है उसका विकास नहीं होता है, लेकिन मन बुद्धि तो रह जाता है, वो उसके पास बुद्धि तो उतना नहीं आता है, तो यानी उसको इतना विकास नहीं हो पाते हैं। तो ये जरूरी है, आप अधिगम करेंगे, लर्निंग करेंगे तो आपका विकास अधिक होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा कि विकास और अधिगम अंतर संबंधित है और अंतर निर्भर भी होते हैं, ठीक है। जो जितना पढ़े लिखे रहते देखना उसका उतना विकास होता है। अब डिग्री की बात नहीं करते हैं, ये कहेंगे उसका पास बहुत डिग्री है तो उसका विकास हुआ ना, डिग्री की बात नहीं करते। पढ़ाई जो एक्चुअल पढ़ाई हो उसके बात करते हैं। तो कितना लोग डिग्री से जोड़ देते हैं कि हम MA किए हैं, PhD किए हैं तो वो बहुत पढ़ा लिखा है, हो सकता है कि उसको कुछ नहीं आता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि उसका डिग्री क्या है, डिग्री का नहीं करते हम। और लर्निंग मतलब आप अधिगम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब देखो कोई BA करके ही UPSC की तैयारी में लगे हुए हैं, 5 साल UPSC की तैयारी करते हैं। अब कोई PhD कर लिया, इधर डिग्री लेते जा रहा है, PhD कर लिया, तो क्या लग रहा है आपको PhD वाला ज़्यादा नॉलेज होगा ना? जो UPSC की तैयारी करे ना उसका पास ज़्यादा नॉलेज होगा। तो अधिगम तो दोनों कर रहा है, तो डिग्री नहीं मायने करता आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है अधिगम और विकास, तो अधिगम और विकास एक दूसरे से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका 22 कह रहा है समाचार पत्रों में ऐसी कहानियां चुनना जो पुरुष और महिलाओं को गैर परंपरागत
भूमिकाओं में दिखाती है तो यह रणनीति है। पर सोचिए क्वेश्चन क्या है, समझिए। तो वो कह रहा है एक समाचार पत्र में कह रहा है ऐसी कहानियां को चुना गया है जिसमें पुरुष और महिला के परंपरागत भूमिका, सॉरी क्या लिखा है, गैर परंपरागत भूमिका, मतलब जो पुरुष का कार्य है वो पुरुष में नहीं दिखाया गया, वो महिला में दिखाया गया। ठीक है, अभी तक हम लोग के दिमाग में क्या है कि पुरुष लोग का कार्य क्या है, पैसा कमाना, घर से बाहर जाओ या घर में रहो या कहीं भी जहां भी रहो, कमाना किसका कार्य है, पुरुष का कार्य है। महिला का काम क्या है, तो महिला का काम का है खाना बनाना, यही हम लोग सोचते हैं। हम लोग को मैं यानी जो आपका लैंगिक रूढ़िवादिता है उसमें यही सोचते हैं। तो लेकिन इसमें क्या करा, गैर परंपरागत भूमिका, यानी जो पुरुष का काम है वो महिला को दे दो, जो महिला का है वो पुरुष को। तो इसमें लिख देते हैं हम कि खाना बनाना, क्योंकि गैर परंपरागत बोल रहा है, खाना बनाना। और इसमें कहते हैं आपका कमाई करना यानी काम करना, यानी पैसा कमाना, जो भी समझिए। तो ये गैर परंपरागत का उदाहरण दे दिए। करे ये क्यों दिखाता है, समाचार तो ऐसे लिखा है, ये क्यों दिखाता है, ये दिखाता है आपका लैंगिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए। जो समाज में लैंगिक रूढ़िवादी बढ़ते जा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादी का मतलब ये होता है कि एक परसेप्शन बन जाता है कि पुरुष का काम है पैसा कमाना, महिला का काम है घर का काम करना। उसका काम नहीं है पैसा कमाना, उसका काम नहीं है नौकरी करना। ये परसेप्शन हम लोग क्या है पहले से बना हुआ है, उसी को बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। अब क्या करेंगे, हम उल्टा दे देंगे, जो पुरुष का जो सोच रहे तुम लोग वो महिला का काम दे देंगे, जो महिला का सोच रहे हो वो पुरुष का दे देंगे। अब देखो किसी घर में यदि महिला काम करते, यदि सॉरी पुरुष यदि खाना बनाते होंगे तो लोग हंसता है, अरे ये इसका पति कहाँ खाना बनाते हैं। ये इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसको पता है कि समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको कम करना है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा कि लैंगिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, सामना मतलब क्या, उससे लड़ने के लिए, यानी उसको दूर करने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका कि प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। पहला, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। बिल्कुल, आप यदि लक्ष्य और अपने टाइम को निर्धारित करेंगे तो आपका सफलता जल्दी मिलेगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं लगे हुए, 5 साल से लगे, 10 साल से लगे हुए, आपका कोई ना लक्ष्य है, जो फॉर्म आता है उसको भर देते हैं। आप समझिए, जो फॉर्म आता है उसको आप क्या करते हैं, भर देते हैं, उसका एग्जाम देने चले जाते हैं। न ही आप उसको एक आपका रणनीति तैयार है, समय सीमा तैयार है कि हमको 2 वर्ष में करना है या 4 वर्ष में करना है। एक तो आप समय भी लिमिट नहीं किए हैं, प्लस आपका जो है ये एक दिशा भी, लक्ष्य भी आपका एक क्लियर नहीं है। जो फॉर्म आता है भर देते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं, उसमें नहीं होता है। एक लक्ष्य आप निर्धारित कीजिए। यदि आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी ही दीजिए। यदि आप शिक्षक वाले एग्जाम दे रहे थे, शिक्षक वाले ही एग्जाम दीजिए। तो ये लक्ष्य हुआ एक। अब कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि जो फॉर्म आया उसको भर देते हैं, रेलवे आया उसको भर देते हैं, बैंकिंग आया उसको भर देते हैं, एसएससी आया उसको भर देते हैं, तो उसका कोई कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और एक समय सारणी अपना बनाइए। ठीक है, कब तक हमको करना है, ये जरूरी है आपका। प्रभावी आपका यदि अधिगम करना है तो। दूसरा है संगठनात्मक चार्ट और अवधारणात्मक नक्शे का बनाना। अवधारणात्मक नक्शे का बनाना, ये भी सही है। उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर विचार करना, ये भी सही है। क्या लिखा है यहाँ, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, कम उम्र यहाँ होना चाहिए। साथी को समझाना, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ठीक है, 4 में टाइपिंग एरर है। 4 है स्वयं से प्रश्न करना, ये तो बहुत जरूरी है, स्वयं से प्रश्न करना। जब तक आप स्वयं से प्रश्न नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आपको खुद से प्रश्न जरूर करना चाहिए कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं होता है। ये नहीं कि सरकार को गाली देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा ना, किसी को गाली देने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। खुद को आप मंथन कीजिए कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि किसी न किसी का रिजल्ट तो होता है, किसी न किसी का रिजल्ट तो होता है। तो खुद का रिजल्ट क्यों नहीं होता है, उस अपने में कमी खोजिए और उस पर खुद को विचार कीजिए। तो यही कह रहा है स्वयं से प्रश्न करना। स्वयं से जब तक प्रश्न नहीं करेंगे ना तब तक आप नहीं सीखेंगे। हमेशा आप लोग क्या करते हैं, दूसरे से प्रश्न करते हैं, सरकार से प्रश्न करते हैं, इतने ही वैकेंसी दिया था इसलिए मेरा नहीं हुआ। अरे भाई किसी न किसी का तो हुआ ना,
तो जब जिस दिन आप अपने खुद से प्रश्न करना स्टार्ट कर देंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है, कहाँ कमी रह गई, उसी दिन उसके अगले दिन आपका सिलेक्शन होगा। अगले दिन मतलब अगले एग्जाम में, ठीक है। तो खुद से प्रश्न क्या कीजिए, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। देखो हम ऐसे हैं कि आज तक हम किसी पर ब्लेम नहीं किए हैं, ना सरकार पर किए हैं, ना ही वैकेंसी भी करते कि इतना ही कम वैकेंसी आया था मेरा नहीं हुआ। हाँ, मुझ में कमी है इसलिए मेरा नहीं हुआ, बस हम यही कहते हैं। मुझ में कमी होगा, हो सकता है हम पढ़ाई में कमी किए होंगे इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं होता। तो खुद पर जब ब्लेम लगाइएगा ना तभी आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा ब्लेम लगाना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। एग्जाम देने गए, पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं आया था, कुछ और ही पूछ दिया था, नहीं हुआ। तो गार्जियन को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, गार्जियन को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, लेकिन गार्जियन मूर्ख नहीं बनता, मूर्ख आप बनते हैं। क्योंकि लाइफ आपकी है, नौकरी नहीं होगा आपका तो आप ही रोड पर बोएंगे, गार्जियन नहीं बोएंगे। उनको जो करना था आपके लिए कर दिया है, वो अपना जीवन जी लिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं खुद से प्रश्न कीजिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। यदि किसी का होता भी है तो फिर भी प्रश्न कीजिए कि हमने क्या अच्छा काम किए थे, किस पर वर्क किए थे जो मेरा सिलेक्शन हुआ। तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर मेहनत करना चाहिए। दूसरे पर ब्लेम लगाना तो बहुत आसान है। आजकल क्या करते हैं, आजकल 99% छात्र क्या कहते हैं, दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, चले जाता है आंदोलन करने के लिए। आंदोलन जीवित हर जगह है। तो ये जो 99% छात्र है ना, वो क्या करते हैं, दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, अपने पर नहीं लगाते हैं। हाँ, 1% छात्र जो ऐसा है जो खुद सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, उस पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो 1% छात्र में आप शामिल हुई है, 99 वाले में नहीं। समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका 24 है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्लासरूम में आपको शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल उदाहरण देना चाहिए, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए, दोनों नहीं देना चाहिए। तो इस तो वो सिंपल बात है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। उदाहरण और गैर उदाहरण क्या करना चाहिए, दोनों देना चाहिए। सॉरी, आपका अगला है कर आपका कि शिक्षक को उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। बताओ तो ये सारा क्वेश्चन क्या है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। शिक्षक को उत्तर पुस्तिका यानी किसी कॉपी को आपको चेक करना है तो क्या करना, कैसे करेंगे आप। सभी को समान अंक देंगे क्या, नहीं, सबको क्यों देंगे समान अंक। उत्तरों की जांच सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, ठीक है। कॉपी को जो है जांच सावधानी पूर्वक करेंगे, ये तो सही लग रहा है। मूल्यांकन अच्छे छात्र से करवाना चाहिए। कमजोर छात्रों को अधिक अंक देना चाहिए, क्या कमजोर छात्र को अधिक अंक देंगे, ये सब तो क्या है, गलत ऐसे ही लग रहा है। तो आपका ऑप्शन बी केवल होगा, उत्तरों की जांच सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। तो ऑप्शन से पता चल जाते हैं आप सोचेंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का आपका पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। क्या कर रहा है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। वो पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। यह कथन बताता है कि, अब देखो ये कर रहा है, ये कथन क्या बताती है बताओ। लैंगिकता आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता सामाजिक अवतरण है। तो आपका ऑप्शन सी ही सही होगा, लैंगिकता सामाजिक अवतरण है। देखो जब जन्म लेते हैं, पुरुष हो चाहे महिला हो, तो वहां पर कोई अंतर नहीं होते, हाँ, लेकिन उसका कार्य में हम बता रहे हैं अंतर नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज में वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भूमिका बदल जाती हैं। कहता नहीं, पुरुष को ये कार्य होता है, महिला का ये कार्य, खाना बनाना महिला का कार्य है, पुरुष का काम क्या करना है, तो पैसा कमाना या कार्य, ये खेती बाड़ी करना ये पुरुष का कार्य है, महिला का कार्य नहीं है। तो ये क्या करती है, ये समाज ही आपको डिसाइड कर देते हैं। महिला को ही घूंघट करना चाहिए तो पुरुष क्यों नहीं करे, महिला ही क्यों करे। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे समाज ही डिसाइड कर रखा है पहले से, ठीक है। तो ये जो अंतर आता है भूमिका में यानी कार्य करने में अंतर जो आता है, वो कौन डिसाइड करता है समाज में, तो समाज ही डिसाइड करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इसी को बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। आपका अगला है क्वेश्चन 27 है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। दिव्यांगजन अधिकार
कब लागू हुआ? ये आपका लागू हुआ था 2016 में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा 2016 में। पहले दिव्यांग नहीं बोलते थे, पहले विकलांग बोलते थे, याद होगा आपको। पहले क्या बोलते थे? विकलांग बोलते थे, तो उसको चेंज करके किया गया क्या? दिव्यांग, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है, कर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु समूह के लिए है? तो ये तो आपको पता ही होगा, आप पढ़े होंगे। आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 21 के 1 के ए में है, 21 के ए में है आपका कि 6 से 14 वर्ष के शिक्षक बच्चे को क्या करना? अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, ठीक है। तो 21 के ए में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, आपका अनुच्छेद 21 के ए में है ये, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि जिस कार्य को करते समय बच्चे आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये इसका मतलब है उसको ये कार्य करने में अच्छा लगता है, तभी तो आनंद आ रहा है। उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार, देखो समस्या नहीं होगा क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, इसमें मतलब समस्या नहीं है। ड्रिल और अभ्यास का कार्य, इसका देखो देखा जाए ना सबसे अच्छा था आपका ऑप्शन बी होगा, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य। आपका अगला है क्वेश्चन कर आपका कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम में उपयोग होता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग होता है? ठीक है, इसमें आपको देखना है क्या उपयोग होता है। तो देखो इसका होगा गति बोधक, क्या होगा इसमें? इसका ऑप्शन डी होगा, गति बोधक। आपका अगला है, अब देखो यहाँ से कुछ आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपका पता ही होगा 50 क्वेश्चन जो रहता है उसमें पूरे आपका शिक्षण कला नहीं रहता, कुछ आपका मैथ भी रहेगा, कुछ रीजनिंग भी रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है श्रृंखला पूर्ण करें। अब यहाँ देखिए क्या है, 97 है, फिर आपका 86 है, फिर आपका 101 है, फिर 89 है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है ना कि यहाँ संख्या घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए अल्टरनेट देखें तो यहाँ 86 है, तो अल्टरनेट देखें तो यहाँ 89 है, यहाँ दिख रहा है बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है? तो 3 बढ़ा है। यहाँ देखिए क्या 97 है, यहाँ कितना है? 101 है, कितना बढ़ा है? तो 4 बढ़ा है, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 86 से 89 है, कितना बढ़ रहा है? तो 3 बढ़ा है। अब यहाँ देखो 97 से अल्टरनेट देखते हैं, 101 आता है, ये कितना बढ़ा है? यहाँ पर 4 बढ़ा है। फिर 101 के बाद अल्टरनेट देखें तो 107 है, तो कितना बढ़ा है? यहाँ पर 5 बढ़ा है, सॉरी 5 नहीं 6 बढ़ा है, सॉरी कितना बढ़ा है? 6 बढ़ा है। देखो एक क्रम दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखो यहाँ 4 बढ़ा है, तो यहाँ 6 बढ़ा है, तो आगे क्या बढ़ेगा? तो 8 बढ़ेगा, 2 का अंतर है, 8 बढ़ेगा। तो 107 में हम 8 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? तो 8 7 15, 115 आएगा। 107 में हम 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 115 आएगा। इसका मतलब इस वाट जो है सेकेंड वाला, उसकी जगह क्या आएगा? 115 आएगा। और सेकेंड की जगह पे 115 आपका केवल ऑप्शन डी में है, तो डी लगाकर आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड वाले में देखो ना क्या है, 115 एक ही ऑप्शन में है, लेकिन पूरे हम बनाएंगे। इधर तो बन गया, आप इधर से देखिए, इधर से कितना आपका 3 का अंतर है, ठीक है, 3 का अंतर है। तो फिर आगे क्या होगा? यहाँ देखो 4 2 6 था, तो यहाँ हम सोच सकते हैं क्या, देखो एक सेकेंड, यहाँ आपका 86 है, तो फिर आपका 89 है, 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर था, फिर यहाँ 6 का अंतर था, यहाँ 3 का है, तो आप सोचिए ये यहाँ 3 2 5 का देखते हैं हम पहले करके, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, 2 आगे था, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 2 आगे होगा, 5 देखते हैं। तो 89 में जब आप 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 89 में 5 को ऐड करेंगे तो 94 आएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 94 आएगा, जो आपको यहाँ दिया हुआ है। तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है, फाइनली आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, कराए कि असंगत को चुनिए। देखो रूट 3 क्या है?
अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √9 क्या है? तो ये देखो √9 का आप रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। और 3/1 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। आपको दिख रहा है अपरिमेय है लेकिन ये परिमेय है, ठीक है। √7 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये देखो ये अपरिमेय 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 क्या है? परिमेय संख्या। तो सी आपका अलग है, तो ऑप्शन सी होगा। असंगत में क्या है? सबसे अलग। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है। आगे क्या है आपका? रक्त प्लावता। रक्त देखो रक्त की कमी से रक्त प्लावता होते हैं, उसी तरह से अराजकता। तो अराजकता कहाँ होते हैं? जहाँ पर आपका सरकार की कमी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। रक्त की कमी से रक्त प्लावता होते हैं, उसी तरह से जहाँ पर सरकार के कानून जो होते हैं वहाँ सरकार की कानून की कमी के कारण से अराजकता फैलती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। यदि आप बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो ये आपको इस LK क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। और देखिए बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है, ठीक है। इतने कम प्राइस में आपको कोई भी ऐसा सेट नहीं देगा। आप लोग डेमो देख ही लिए आज की क्लास में, तो उसी तरह से आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अभी मात्र 49 रुपये में आपको मिल रहे हैं। इसमें 15 टेस्ट आपको करवाएंगे, मात्र 49 रुपये में अभी मिल रहा है। आप जाकर LK क्लासेस ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही में यदि कोई स्टूडेंट AEDO का तैयारी कर रहे हैं तो AEDO के लिए भी आपका यानी टेस्ट चालू हो चुका है। और साथ में इसका देखो AEDO का आपका टेस्ट भी चालू है, 120 में आपको टेस्ट मिलेगा। साथ में आपका एक फुल क्लास भी हमें चालू किए हैं AEDO का। तो AEDO का जो इस बैच को लेंगे उसको आपको मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और टेस्ट सीरीज सभी आपको 500 रुपये में ही मिल जाएगा। अलग से आपको ये टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों क्लास आप लेना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर आपका कि राम और श्याम भाई हैं। राम और श्याम क्या है? भाई है, ठीक है। राम को हम R से लिखते हैं, श्याम को हम S से लिखते हैं। ये दोनों क्या है? भाई है। रेखा सरिता की पुत्री है, तो हम सरिता के लिए स लिखते हैं और रेखा के लिए रेखा ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ से R से हम लिख चुके हैं। ये इसका क्या है? ये पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सरिता श्याम की पत्नी है। ये जो सरिता है इस श्याम की क्या है? पत्नी है, इस श्याम की पत्नी है। तो कह रहा है रेखा राम से क्या संबंध है? सिंपल है, देखो ये इसकी पत्नी है और इसकी ये बेटी है। इसका मतलब और ये दोनों भाई है, तो भाई का बेटी कौन होते हैं? भतीजी होते हैं। भाई के बेटी को क्या कहेंगे? भतीजी कहेंगे। तो ऑप्शन आपका ए होगा, भतीजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन करा है एक धनराशि पर 12.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन के बराबर होने में समय लगेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, कह रहा है कि 12.5% की ब्याज दर से बताओ कितने वर्षों में जितना मूलधन है उतना ही ब्याज होगा। तो क्या करो ना, आप मान लो मूलधन X है, तो देखो आप पढ़े होंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। दर कितना है? 12.5 है। इसको बदलेंगे तो आपको आएगा 25/2/100। ये क्या आ रहा है? साधारण ब्याज आ रहा है। यहाँ कह रहा है कि मूलधन के बराबर ही साधारण ब्याज हो, तो यानी मूलधन आपका X मान है तो साधारण ब्याज भी यहाँ क्या होगा? X होगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यहाँ देखो x कर जाएगा, यहाँ 25 से काटो, 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ आएगा 1 बराबर T/, ये नीचे दोनों है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कोना कोनी गुना कीजिए तो T बराबर आएगा आपका 8 वर्ष, यानी 8 वर्ष में क्या हो जाएगा? तो ये यानी मूलधन के बराबर आपका साधारण ब्याज भी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, 8 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का आपका ए का 1/4, बी का 33.1/3% बराबर सी का 1/8 है। तो कह रहा ABC का अनुपात क्या होगा? सिंपल है, देखिए कह रहा ए का 1/4 बराबर बी का, यानी इसको आप बदलेंगे तो आएगा कितना? 100/3% आएगा। ये परसेंटेज में क्या करें, उसको पूर्णांक बदलेंगे, 100 से डिवाइड कर दो, बराबर सी का 1/8। ये कट जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आपका आएगा A/4 बराबर B/3 आएगा बराबर
सी बटे 1/8 आएगा। अब देखो ये तीनों बराबर है तो यहाँ बराबर आप के ले लो, ठीक है। अब जब ये सभी बराबर होगा तो इसके बराबर ये भी होगा, इसके बराबर ये करो अलग से और इसके बराबर ये करो, क्योंकि सभी बराबर है। तो यहाँ से हम जब 1/4 बराबर के करेंगे तो यहाँ से ए का मान आएगा आपका 4k, यहाँ बी करेंगे तो बी का मान आएगा आपको 3k, और यहाँ से सी का मान आएगा आपका 8k, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए की जगह आपका कितना है 4k है, बी की जगह कितना है 3k है, सी की जगह कितना है 8k है। के तीनों कॉमन है, कट जाएगा तो आपका आएगा 4:3:8, 4:3:8, 4:3:8 किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन सही है लेकिन आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर याद रखना क्या है, तो 4:3:8 आएगा, ठीक है। 4:3:8 आएगा इसका आंसर, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि ए तथा बी किसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करते हैं। कर ए को 20 से 45 मिनट अधिक लगते हैं तो दूरी क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब एक चीज़ बताइए, अब देखो दोनों तो समान ही दूरी जाता होगा, दोनों समान ही दूरी जा रहे हैं, ठीक है। स्पीड दोनों का क्या है, अलग अलग है, लेकिन दूरी क्या है, समान है। आप पढ़े होंगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। अब एक छोटा, जब ये दूरी क्या हो, कांस्टेंट हो, क्योंकि दोनों तो बराबर ही दूरी जाता होगा ना, तो इसमें हम कह सकते हैं कि v × t बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं समय जो होगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा, ठीक है। क्या होगा, तो समय जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा, कर सकते हैं ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिजिक्स की तरह से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ये आपको होगा। तो यहाँ से देखो आपका स्पीड दिया हुआ है, तो देखो ए का स्पीड कितना दिया है, ये दिया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। बी का कितना दिया है, तो बी का दिया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। अब मान लेते हैं हम ए को जाने में t1 समय लगता है, बी को जाने में t2 समय लगता है। यहाँ से यदि हम t1 अनुपात t2 करें तो क्या आएगा, यानी t1/t2 कीजिए तो क्या आएगा, तो समय क्या है ना, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 2 है, तो t1 में आपका हो जाएगा यहाँ v2, यानी t2 में हो जाएगा v1, उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 2 है, ठीक है। तो देखो v2 कितना है, यानी b का कितना स्पीड 30 है, इसका क्या है 20 है, दोनों डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3:2 आएगा। क्या आएगा, 3:2 आएगा। यानी हमें एक में ए का जो समय लगेगा और बी को जो समय लगा, इसका अनुपात हम निकाल लिए, कितना लगा है 3:2 लगा है। और ये कह रहा है ए को 20 से 45 मिनट अधिक समय लगता है, ए को 20 से 45 मिनट अधिक समय लगता है। यहाँ पर देखो तो ए जो है 20 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, तो एक यूनिट है ना, यही आपका 45 मिनट के बराबर है। किसके, 45 मिनट के बराबर है। तो आप इसमें क्या कीजिए ना कि किसी के समय निकाल लीजिए, चलो हम t1 ही निकाल लेते हैं। तो जब t1 कितना है, यहाँ 3 के बराबर है, तो 1 पार्ट 45 है, तो 3 पार्ट कितना होगा, 3 × 45 होगा। लेकिन ये मिनट में है, उसको घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 20 या 60, 5 से 95, 45, 5 20, आपका आ गया t1 कितना 9/4 आया। कितना आया, 9/4 आवर आया। हमें चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। समय निकला, कितना निकला हमको t1 9/4 निकला है, ध्यान रखना t1 कितना निकला है 9/4 आवर निकला है, ठीक है, इतना निकला है। इसका स्पीड हमको पता है, तो दूरी क्या आ जाएगा 20 गुने चाल, ये हो गया। समय t1 कितना है 9/4 निकला है, 9×5 = 20, 9×5 = 45 किलोमीटर। दूरी कितना गया 45 किलोमीटर, तो आपका ऑप्शन ये होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 38 है।
क्वेश्चन कर आपका कि 2000 रुपये पर 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कुल राशि कितने होंगे, यानी मिश्रधन कितने होंगे। तो उसको 2-3 तरह से बनाते हैं, ठीक है। एक तब का होगा फार्मूला, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर बाय 100 के पावर n, इससे आप बनाइए, ठीक है। जो क्लास आप यानी 8 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, वो सब बेसिक इससे बनाइए, इससे लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको 2 तरह से। पहला देखो, रेट कितना दिया है, हमें रेट दिया है 5%, ठीक है। कितना दिया है, 5%। तो ये तो आपको इसको क्या करना है ना, 2 वर्ष के लिए जो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उसको साधारण ब्याज के रूप में हम बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे, तो आप ये पढ़े होंगे फार्मूला, ठीक है। इसी से हम यूज यहाँ भी करते हैं 2 वर्ष के लिए। तो 5 + 5 + 5 × 5/100, ये आपका कितना है, 5 5 10 प्लस 5 6 25/100, ये आपका आएगा 10.25, 10.25। ये 2 वर्ष के लिए ना ये साधारण ब्याज की दर बदल गया, ठीक है ना। कितना, 10.25%। तो आप सिंपल क्या कीजिए, इस 2000 का 10.25% निकाल दीजिए। तो परसेंट है तो बट्टा 100 होगा, और यहाँ पॉइंट बोलेंगे फिर यहाँ बट्टा 100 आएगा, ठीक है। अब देखो 2 0 कट जाएगा, 1 0 यहाँ से 1 0 कटेगा, यहाँ 2 है, 2 पंचे 10, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटिए 5 दूनी 10 और 5 25, तो कितना आ रहा है, 205 आ रहा है। कितना आ रहा है, 205 आ रहा है। तो 205 तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, लेकिन कह कुल राशि कितना होगा, तो 2000 में 205 को जोड़ दीजिए। 2000 में 205 को जोड़ेंगे तो आपका होगा कितना, 2205 रुपया होगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 205 रुपया तो मुझे क्या निकला है, चक्रवृद्धि ब्याज निकला है, ठीक है। ये तरीका हुआ, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ पुराना जमाना वाला, क्या करेंगे, तो मूलधन गुने 1 + आर कितना है, 5% है, समय कितना है, 2 वर्ष है। तो 2000 गुने 5 चौक 20, एलसीएम करेंगे आपका 21/20, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुना करना है, ठीक है। क्या करना है, 2 बार गुना करना, 21/20 गुने 21/20। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, आप गुना कर दो, 5 × 21 × 21 441 आता है। आप गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, आपका 2205 ही आएगा, ठीक है। आप कर लेना। तो ये दूसरा तरीका ये है, इससे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका, पेट्रोल की कीमत 75.5 प्रति लीटर थी, 75.5 रुपये प्रति लीटर थी। पहले 20% वृद्धि, फिर 10% कमी हुई, तो नई कीमत क्या होगा, सिंपल देखिए। अभी कितना है, 75.5 है। कर आप पहले कितना करेंगे, 20% वृद्धि करेंगे। तो देखो प्रेजेंट जो होता है वो 100% होते हैं, ठीक है। तो 20% वृद्धि करेंगे तो 100 में 20% ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। फिर कर आपका 10% कमी करते हैं, तो 100 में से 10 माइनस कीजिए, 90% होगा, ये आपका आ जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 1 0 1 0, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। फिर आपका 5 से काटिए, तो 5 1 5 5 25 5 1 5, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 20 पंचे 100, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 10, ये आएगा आपका यहाँ 6 आएगा। फिर आप क्या कीजिए, 2 से काटिए 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। आप क्या कीजिए ना, 151 आया गुने 3 आया गुने 9 आया बट्टे यहाँ पर आपका 50 आएगा। इसको आप कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 81.54 आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन 40 कर रहा है कि PQR का औसत 58 किलोग्राम है। आप औसत समझ रहे होंगे ना, औसत क्या होता है,
कि जितने भी है उस सभी को जोड़ दीजिए। जैसे पी क्यू आर का औसत कर रहा है तो पी क्यू आर को जोड़ दिए। ये कितना है, 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिए तो ये आपका औसत आ गया। ये कितना है, 58 है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए ना, P प्लस क्यू प्लस आर का मान निकाल लीजिए। कितना आएगा, कोना कोनी गुना कीजिए तो 58 को 3 से गुना करना है तो 8 3 24, 2 5 3 15, 2 17, 174 आ गया। कितना आ गया, 174 आ गया। आगे कह रहा है कि P और Q का औसत 54 है। P प्लस Q का औसत कितना है, P और Q का औसत 54 है तो 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 54 आएगा। यहाँ से आप P प्लस Q निकाल लीजिए तो 54 दूना कितना होगा आपका, 108 होगा। ठीक है, कितना होगा, 108 होगा। फिर कर आपका Q और R का, तो Q और R का औसत कितना है, Q और R का औसत आपका है 48। यहाँ से आप Q प्लस R निकालिएगा तो कितना आएगा, 48 दूनी 96, 8 दूनी 16, हाँ 96 आ जाएगा। अब क्या करें, Q का भार क्या होगा, Q का भार आपको निकालना है। तो क्या कीजिए, इस समीकरण में और इस समीकरण में आपको Q निकालना। चलो ठीक है, इस दोनों को पहले जोड़िए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आएगा क्या, P प्लस 2Q, Q प्लस Q 2Q प्लस R बराबर, इसको जोड़ेंगे तो आपका 8 6 कितना होगा, 14, 1 1 9 1 10 और 1, ये आपका आएगा 204 आएगा। कितना आएगा, 204 आएगा। अब दो ये क्या है, P प्लस Q प्लस R है तो इसमें से क्या कि इसको घटा दीजिए। ठीक है, घटाएंगे तो देखो P और P कट जाएगा, R और R कट जाएगा और 2Q में से Q घटेगा तो Q बचेगा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो 204 में से माइनस हो जाएगा 174, आपका आंसर आ जाएगा। 174 घटेगा तो कितना आएगा आपका, एक सेकेंड, 4 4 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो आपका ऑप्शन ए होगा। ये किसी तरह सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो। 3 समीकरण आया, तीनों को सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 41 है, कर छऊ नृत्य बिहार के अतिरिक्त किस राज्य के लोक नृत्य है। छऊ जो है वो बिहार के अलावा कर रहा है, किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका जगह पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए होगा। पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड का भी है, झारखंड भी चलते हैं, और उसके साथ साथ उड़ीसा का भी है, उड़ीसा। तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आप बताओ, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, बिहार से गुजरती है, नहीं। तो आपका जगह बिहार। कर्क रेखा जो है वो बिहार से नहीं गुजरती है। और आपको पता होना चाहिए, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, तो चलो आपको बताते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, तो ये आपका 8 राज्य है जहाँ से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ये सबको पता है कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। सबको पता है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था। क्रिकेट विश्व कप 2023 में करा सबसे अधिक रन कौन बनाया था, तो ये विराट कोहली बनाए थे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसे होता है।
देखो ये क्या आपका, ये समतल दर्पण है। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है और बराबर ही बनता है। तो क्या बनता है, ये आभासी बनते हैं लेकिन सीधा बनते हैं। अब देखो इसमें तो सीधा में एक ही ऑप्शन सीधा वाला है यहाँ भी देखो, लेकिन यहाँ वास्तविक है, वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। तो इसके बारे में नहीं दिया गया। देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, ये वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। देखो एक चीज़ और होता है आपका, यदि ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है। अब यदि इसको पार्श्व यानी उसको ऐसे कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, ऐसी वस्तु रखते हैं, कोडिंग कर दो, यहाँ ए कर दो, ठीक है, यहाँ बी कर दो, इसका इमेज कैसे बनेगा, इस साइड इमेज बनेगा, लेकिन ये बी आपका यहाँ आ जाएगा और ए आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ देखो ना, ये इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व में क्या, तो उल्टा प्रतिबिंब बन जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो देखो आपका क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपका आभासी होगा लेकिन पार्श्व उल्टा होगा, पार्श्व सीधा नहीं होगा, उल्टा होगा। तो ऑप्शन सी होगा, आभासी होगा लेकिन पार्श्व उल्टा होगा, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन सी होगा इसका, और ये अच्छा ऑप्शन दिया है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर आपका कि मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, कौन करते हैं, तो यूएनडीपी करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करते हैं, यूएनडीपी करते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन कर आपका, लोथल में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज किसने किया था। यानी लोथल में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर आपसे किसने किया था, ये आपको बताना है। ये किया था आपका एस.आर. राव। एस.आर. राव किया था कब, 1954 में। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर आपका कि गैलापागोस द्वीप किस रूप में प्रसिद्ध है। गैलापागोस द्वीप किस रूप में प्रसिद्ध है, तो आपका जो ऑप्शन सी, विशाल पक्षी प्रजनन केंद्र के रूप में। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से कौन मृदा संरक्षण के लिए एक विधि है। मृदा संरक्षण का कौन सा एक विधि है, तो वनोन्मूलन, क्या इसमें मृदा संरक्षण होगा, नहीं, और खराब होगा। छादन, ठीक है, तो आपका यही होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। मल्चिंग, मल्चिंग क्या है, एक मृदा संरक्षण की विधि है, तो ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका यानी कला एवं शिक्षण कला से संबंधित आपका ये प्रश्न था, जिसमें आपका कुछ मैथ भी रहता है, कुछ रीजनिंग भी रहता है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपका अपने विषय से जो आपका 100 प्रश्न रहेगा, इससे भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी का सब्जेक्ट हार्ड है, ठीक है, जैसे आपका 11th-12th में क्या होता कि आप लोग भले आप फिजिक्स से ऑनर्स कर लिए, मैथ से ऑनर्स कर लिए, लेकिन अब जब 11th-12th में जाते हैं, जब आप पीजीटी का एग्जाम देते हैं स्टेट में भी, तो वहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है 11th-12th वाले, तो अभी नहीं बनता है, बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं बनता है, ठीक है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए आपका यही जो है सेक्शन 50 नंबर का, वही आपको जान बचाएगा, ठीक है, यही जो है आपका नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि 11th-12th में आप किसी विषय से देते हैं, आप साइंस में खास करके, चाहे आप केमिस्ट्री से देते हैं, फिजिक्स से देते हैं, चाहे आप मैथ से देते हैं, तो वहाँ पर आप जो 11th-12th में पढ़े रहते हैं, आप सभी तो जेईई मेंस की तैयारी किए नहीं रहते हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा। यदि किए भी रहते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि 5 साल 10 साल 6 साल हो गया होगा। तो इसीलिए कहेंगे आपको यही जान बचाएगा, यही 50 नंबर का जो आपका वो जान बचाएगा। इसीलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिसका अपना विषय कमज़ोर है वो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस 50 में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, 30+ तो ला ही सकते हैं, ठीक है। तो इस सेट को आपको हम डेली करवाएंगे, ठीक है। आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।